Welcome students. Today we are going to start our new chapter 12 friction. अब फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के अंदर। अगर हमें क्या करना है, कहीं पर भी किसी फ्लोर पे चलना है तो फ्रिक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही हम किसी भी मूवमेंट को कर पाते हैं फ्लोर पे, ठीक है। और अगर किसी को मान लो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट अगर हमें रोकना है तो रोकने के लिए हमें भी क्या चाहिए, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रिक्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ के अंदर, और किस तरह से ये फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो देखो फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है, एक तरह का फोर्स है जो कोई भी सरफेस किसी दूसरी सरफेस पे अप्लाई करती है, ठीक है। तो व्हेन बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, तो कोई भी बॉक्स अगर किसी टेबल पे रखा हुआ है मान लो, और वो हम मूव कर रहे हैं, अगर कोई भी बॉक्स है उस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर टेबल की जो सरफेस है उस बॉक्स पे एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। वो जो बॉक्स होगा उसकी जो सरफेस है, बॉक्स की सरफेस, उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में एक क्या करेगी, एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। हमेशा ध्यान में रखना कि जो भी हमारा ये अप्लाइड फोर्स होगा, यहाँ पर राइट साइड में लग रहा है अप्लाइड फोर्स और लेफ्ट साइड में लग रहा है, जो अप्लाइड फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में लगेगा क्या, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इस पर्टिकुलर बॉक्स पे मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ, तो फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा इस टेबल वाली सरफेस की वजह से, वो होगा क्या, फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है। तो इस फ्रिक्शन फोर्स को अपोज करने के लिए हमें इससे ज़्यादा अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजेज अप्लाइड फोर्स। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ये हमेशा क्या करता है, अप्लाइड फोर्स को अपोज करता है, ठीक है। जब तक इससे ज़्यादा हम फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है मूव नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फ्रिक्शन को इफेक्ट करते हैं। जैसे फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अब दो तरह की हमारे पास सरफेस होती है, एक तो स्मूथ सरफेस है और एक रफ सरफेस है। लेकिन स्मूथ सरफेस पे भी माइनर इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होती है, जिसमें भी हमें कंपैरेटिवली, ठीक है, कंपैरेटिवली रफ सरफेस से जो है फोर्स है कम लगाना पड़ता है। लेकिन इसमें जो इरेगुलरिटीज होती हैं वो क्या होती है, उसमें भी स्मूथ सरफेस में भी प्रेजेंट होती है, और रफ सरफेस में तो इरेगुलरिटीज प्रेजेंट ही होती है। तो जब किसी सरफेस में इरेगुलरिटीज प्रेजेंट है, किसी दो सरफेस के बीच में ये जो इरेगुलरिटीज है ये क्या है, आपस में कॉन्टैक्ट बना लेती हैं और एक दूसरे को क्या कर लेती हैं, इंटरलॉक कर लेती हैं, ठीक है। इंटरलॉक करने के बाद में ये जो दोनों इरेगुलरिटीज होती है दोनों सरफेसेस की आपस में लॉक हो जाती है, और लॉक करने के बाद में ये अपने आप में ये जो सरफेसेस हैं एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस करती हैं। तो ये जो इंटरलॉकिंग है इसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। जैसे इसमें देखें, इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस लॉक इनटू वन अनदर। ये जो दो सरफेसेस होती हैं, किसी भी दो ऑब्जेक्ट की सरफेसेस हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पर ये क्या होता है कि दोनों सरफेसेस एक दूसरे को, दोनों सरफेसेस की जो इरेगुलरिटीज होती है एक दूसरे पे क्या कर लेती हैं, इंटरलॉकिंग कर लेती हैं। When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking। और ये जो इंटरलॉकिंग हो जाती है इसको ओवरकम करने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए हमें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, और वो फोर्स हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, किससे, जो इसमें इंटरलॉकिंग ब्रेक कर सके और जो फ्रिक्शन को क्या कर सके, ओवरकम कर सके। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल है, किसी टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है। अब बुक की जो सरफेस है और टेबल की जो सरफेस है दोनों के अंदर क्या है, इरेगुलरिटीज प्रेजेंट है। तो इनकी जो इरेगुलरिटीज है यहाँ पर शो रखी हैं, ये इरेगुलरिटीज हैं। इरेगुलरिटीज आपस में दोनों सरफेसेस की इरेगुलरिटी क्या कर रखा है, दोनों ने इंटरलॉक कर रखा है, ठीक है, इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेसेस। तो ये सरफेस ऑफ बुक है और ये सरफेस ऑफ टेबल है। इसकी जो इरेगुलरिटीज है आपस में क्या है, कंबाइंड है, इंटरलॉक्ड है।
अब अगर मैं बुक को फोर्सफुली क्या करूँगा, शिफ्ट करूँगा, तो इसमें क्या होगा, दोनों इरेगुलरिटीज ब्रेक होने की कोशिश करेंगी और फोर्स जब मैं इस फ्रिक्शन फोर्स से स्लाइडली ग्रेटर लगा दूंगा तो फिर जो बुक है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। अप्लाइड फोर्स शुड बी ग्रेटर इफ वी हैव टू मूव एनी ऑब्जेक्ट। तो अगर मेरे को किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो अप्लाइड फोर्स हमेशा ग्रेटर होना चाहिए किससे, फ्रिक्शन फोर्स से। तो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखें कि इफ टू सरफेसेस प्रेस्ड हार्डली देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेस। अगर कोई भी बुक किसी टेबल पे रखी हुई है और उसके ऊपर मैं कोई और अनदर वेट रख देता हूँ, तो कंपेरेटिवली जब हमने वो वेट नहीं रखा था तो उस टाइम पे जो हमें अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ रहा था तो वो कम होगा किससे, जब हमने उस पर कोई दूसरा वेट रख दिया है। ठीक है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे और ज़्यादा हैवी वेट रख दूंगा तो मेरे को उसको पुश करने के लिए पहले से ज़्यादा अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये कोई सरफेस है, ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है। अब इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रख रखा है जो 10 kg का है। अब इसके अंदर ऊपर से एक फोर्स लगेगा 10 kg का इस सरफेस पे। इसके ऊपर हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा, मान लो F1। इसको शिफ्ट करने के लिए, ये जो ऑब्जेक्ट 10 kg का रखा हुआ है, इसको शिफ्ट करने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा F1। और ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है, 20 kg है। इसको हमें शिफ्ट करने के लिए मान लो फोर्स जो अप्लाई करना पड़ रहा है वो F2 अप्लाई करना पड़ रहा है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे जो फोर्स होगा, जो F2 होगा वो ग्रेटर होगा हमेशा किससे, F1 से। क्योंकि जो ज़्यादा वेट है उसको खिसकाने के लिए, उसको मूव करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, ठीक है, क्योंकि जो सरफेस है, सरफेस हम अगर माने तो S1 और S2 जो सरफेस अगर दोनों के सेम है, दोनों सरफेसेस अगर सेम है तो फिर जो ज़्यादा वेट होगा ऊपर से उतना ही उस पर प्रेशर पड़ेगा सरफेस पे। तो इसी वजह से जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो ग्रेटर मास वाले ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि फ्रिक्शन इस वाले केस में अपोजिट जो फ्रिक्शन होगा वो क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि फोर्स ज़्यादा लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, इस वजह से हमें यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, इस वाले फोर्स। अब इसमें दो टर्म्स आती हैं, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन और एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट कंडीशन में है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो हम उस पर जब फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका जो अपोजिट फोर्स लगता है, जो दोनों सरफेसेस के बीच में जो अपोजिट फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अप्लाइड, इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, रेस्ट कंडीशन में होता है। और अप्लाइड फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द स्टैटिक फ्रिक्शन, जो भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, एक उतने फोर्स की ज़रूरत है जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या कर सके, अपोज कर सके। स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे कि मैंने बताया, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में होता है तब स्टैटिक फ्रिक्शन हम कंसीडर करते हैं। और अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करें तो इस केस में कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूविंग कंडीशन में होता है, अब मूविंग कंडीशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर जितना हमें फोर्स लगाना पड़ता है उसको मूव करवाने में, ठीक है, मतलब पहले से ही वो मूव कर रहा है और वो मूव ही करता रहे तो उतना जितना फोर्स उसमें उसको मूव करवाने में लगवाना पड़ता है हमें, तो हम क्या बोलेंगे, ये स्टैटिक फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा जिस कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जिस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस टाइम पे जब ये एक फ्रिक्शन लग रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ध्यान में रखना हमेशा मूविंग कंडीशन में लगता है। तो जब मूविंग ऑब्जेक्ट होता है तो उस केस में फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ऑब्जेक्ट इन मूविंग कंडीशन। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें मूविंग कंडीशन में ही रखना है उसके लिए हमें एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, वो उसके लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो अपोज किसको करेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को करेगा। और हमेशा ध्यान में रखना कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ग्रेटर होता है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। कैसे, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग
or moving, then the contact points on its surface do not get enough time to lock into contact point of the surface. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है, ठीक है, या फिर स्लाइड कर रहा है या फिर मूव कर रहा है, तो फिर जो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं ये कनेक्ट नहीं हो पाएंगे किससे, जो एक पर्टिकुलर सरफेस पे जो मूव कर रहा है। तो इस वजह से जो इंटरलॉकिंग होगी दोनों सरफेस के बीच में वो नहीं हो पाएंगी, और इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएंगी तो फिर जो कंपैरेटिवली फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स जो है, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा। कब, किससे कम होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, क्योंकि रेस्ट कंडीशन में तो सारे ही पॉइंट्स क्या होते हैं, कांटेक्ट पॉइंट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है, और रेगुलेटरीज जो हैं वो क्या रहती हैं, इंटरलॉक्ड रहती हैं। तो इस वजह से जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, हम बोलते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ग्रेटर होता है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ठीक है, क्योंकि इनकी जो इंटरलॉकिंग्स होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होती है, कम होती है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखें कि जो फ्रिक्शन है कहाँ तो ये नेसेसरी है और कहाँ ये अननेसेसरी है। अगर यहाँ पर टॉपिक का मतलब हमें समझना है कि अननेसेसरी इविल, कि जो फ्रिक्शन है एक नेसेसरी इविल, इविल का मतलब क्या होता है, एनिमी, एक नेसेसरी मतलब रिक्वायर्ड एनिमी है कि ज़रूरत भी है और कई जगह ये हमें नुकसान भी पहुंचाता है और कई जगह इसके बिना कुछ काम भी नहीं चल पाता है। जैसे इसमें एग्जांपल्स की बात करें, कोई ग्लास अगर चिकना होगा, स्मूथ होगा, तो उसको होल्ड करने में हमें क्या आएगी, दिक्कत आएगी। अगर कोई ग्लास ग्रीसी होगा, उसके ऊपर कोई ऑयल की लेयर है, तो जब उसको हम होल्ड करेंगे तो वो हमारे हैंड से क्या होगा, फिसलेगा। तो इस वजह से अगर फ्रिक्शन होगा तो फिर उस ग्लास को हम ढंग से पकड़ पाएंगे, तो वो हमारे हैंड से जो है वो फिसल नहीं पाएगा। अब दूसरे एग्जांपल की अगर बात करें कि वेट मार्बल फ्लोर, अब कोई मार्बल फ्लोर है, स्मूथ सरफेस है, तो उसके ऊपर पानी फैला हुआ है या और दूसरा लिक्विड फैला हुआ है, तो उस पर चलना क्या होगा, मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू ड्राई मार्बल फ्लोर, क्योंकि ड्राई मार्बल फ्लोर में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है क्यों, क्योंकि उसके मार्बल और हमारे बीच में, हमारा जो लेग्स हैं उनके बीच में कोई भी लेयर प्रेजेंट नहीं। अगर वेट है तो एक तरह से जो वेट कंडीशन में अगर वाटर मान लो मार्बल पे फैला हुआ है, तो मार्बल एज ए लुब्रिकेंट वर्क करेगा, जो फ्रिक्शन फोर्स को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो उसमें क्या होगा, जब भी हम मूवमेंट करेंगे, जब भी हम वॉक करेंगे, तो हो सकता है उसमें हम फिसल जाएं, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स होना जरूरी है किस केस में, जब हम वॉक कर रहे हैं, ठीक है, चाहे से वो मार्बल फ्लोर हो, चाहे से कोई सा भी फ्लोर हो, क्योंकि बिना फ्रिक्शन फोर्स के हम वॉक ही नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा एग्जांपल हम देखें, अगर हम बोर्ड पे लिख रहे हैं और अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो बोर्ड पे हम लिख ही नहीं पाएंगे। जैसे बोर्ड पे हम कोई भी चौक से कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, तो फिर अगर इररेगुलरिटीज़ नहीं है बोर्ड पे, या फिर चौक के जो पार्टिकल्स उस बोर्ड पे स्टिक हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर बिना फ्रिक्शन के तो वो उस पर रुक ही नहीं पाएंगे, वो सारे फिसल जाएंगे। अगर हम बात करें कोई भी किसी भी व्हीकल में हम ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाने के लिए हमें ज़रूरी है क्या, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ब्रेक भी अप्लाई नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अगर स्लिपरी सरफेस है, जो ब्रेक है वो स्लिपरी सरफेस है, और जिस पे वो ब्रेक लग रहे हैं वो भी एक स्लिपरी सरफेस है, तो ब्रेक तो जो है वो फेल ही हो जाएंगे, ब्रेक कभी अप्लाई नहीं हो पाएंगे। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मूविंग कंडीशन में है वो कभी रुक ही नहीं पाएगी बिना फ्रिक्शन के। तो फ्रिक्शन जो है जरूरी है, लेकिन कई जगह पर फ्रिक्शन क्या है, अननेसेसरी होता है, ठीक है, जरूरी नहीं होता है, वो एक तरह से एनिमी होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट या फिर मशीन्स का। जैसे अगर हम देखें कोई भी हम शूज़ पहनते हैं, ठीक है, तो शूज़ अगर रफ सरफेसेस में हम ज़्यादा पहने तो फिर जो शूज़ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, उनके नीचे की जो सोल होती है वो टीयर आउट हो जाती है। फिर दूसरी बात करें, अगर हम कोई माचिस जला रहे हैं, ठीक है, अगर कोई माचिस मैच स्टिक को जला रहे हैं तो वो जल ही नहीं पाएगी, ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो।
अब जैसे मिक्सर ग्राइंडर है, जो मिक्सर ग्राइंडर है वो क्या है, मिक्सर ग्राइंडर के अंदर जो चीज़ हम पीस रहे हैं या फिर मिक्स कर रहे हैं उसके अंदर जो मिक्सी के जो पार्ट्स हैं, मिक्सी के पार्ट्स या फिर मिक्सर ग्राइंडर के अंदर जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमने रखा है या फिर जो भी मसाले वगैरह हम पीसते हैं वो उसके अंदर रोटेट करते हैं, तो फिर मिक्सी की जो सरफेस है उसको वो हीट अप कर देते हैं। और जो उसके इंस्ट्रूमेंट है वो भी अगर ज़्यादा देर तक चलते हैं, उसके जो इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स जो होते हैं ज़्यादा देर तक चलते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस कर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो सरफेस होती है आपस में वो टच करती है, ठीक है, और टच करने की वजह से जो सरफेस हो जाती हैं वो क्या हो जाती है, हीटअप हो जाती है, ठीक है। और मशीन्स जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, ये फ्रिक्शन से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है किसको, मशीन्स को, क्योंकि जो मशीन्स के हैवी पार्ट्स होते हैं उनकी सरफेसेस के बीच में क्या लगता है, अगर उनके सरफेसेस के बीच में लुब्रिकेंट कम है, फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है, तो फिर क्या होगा उसमें, वो एक दूसरे पे क्या होंगे, सरफेसेस पे इरेगुलरिटीज ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से उनकी सरफेसेस क्या होंगी, आपस में घिसेंगी, और सरफेसेस आपस में घिसेंगी तो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और रिड्यूस क्यों होंगी, क्योंकि जो पार्ट्स हैं, जो उनके सरफेसेस हैं वो हीट काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और हीट काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पार्ट्स हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं, और आपस में जब वो टकराएंगे तो बहुत ज़्यादा साउंड भी प्रोड्यूस करेंगे, और साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो फिर जो पर्टिकुलर मशीन है उसका ख़राब होने का जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये है इस टॉपिक में। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। तो अगर मेरे को किसी भी ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके कोई ना कोई शेप चेंज करनी पड़ेगी, या फिर उसके अंदर कोई ना कोई जो एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं इंक्रीजिंग फ्रिक्शन के अंदर, कि ग्रूव्ड सोल ऑफ शू। तो जो हम जूते पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, तो उनकी जो नीचे की सोल होती है वो क्या होती है, ग्रूव्ड होती है, मतलब नैरो होती है, उसमें कई तरह की डिज़ाइंस बनी रहती है, ताकि जो सरफेस होता है उसकी सरफेस से वो क्या बना सके, ग्रिप बना सके, तो उससे हम इजीली वॉक कर पाते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ कार एंड ट्रैक्टर। तो ये जो टाइप्स ऑफ और कार और ट्रैक्टर के जो टायर्स होते हैं, ठीक है, इनके जो टायर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको ग्रूव्ड बनाते हैं, या फिर हम बोले उनको रफ सरफेस का बनाते हैं, उन पर कई तरह की डिज़ाइंस शेप्स बनाते हैं। जैसे ट्रैक्टर के जो टायर्स होते हैं, ट्रैक्टर के टायर्स में क्या होता है, उसमें काफ़ी हैवी नैरो शेप बनाई हुई होती है उनके टायर्स में, क्योंकि ट्रैक्टर्स मिट्टी के अंदर चलते हैं, वेट एरियाज में चलते हैं, और जो दलदल वाले एरिया में होते हैं, जो कीचड़ वाले एरिया में, गांव विलेज वाला जो एरिया होता है उसमें चलते हैं। तो इसलिए उनका जो ट्रैक्टर का जो टायर होता है, ठीक है, उसका काफ़ी नैरो शेप में बनाए हुए होते हैं, उसके अंदर काफ़ी क्या होते हैं, शेप्स प्रोड्यूस किए होते हैं, ताकि वो लैंड से क्या कर सके, ग्रिप बना सके। अब जो ब्रेक पैड्स होते हैं, ब्रेक पैड्स इस मटेरियल के बनाए हुए होते हैं, उसके अंदर फ्रिक्शन क्या हो, इंक्रीज हो, ठीक है, ताकि वो व्हील से अगर अटैच हो, जब हमें कोई भी व्हीकल स्टॉप करना है तो व्हील से जब अटैच हो तो उसको वो क्या कर सके, अरेस्ट कर सके, उसको स्टॉप कर सके फॉर मूविंग। तो स्टॉप मूविंग व्हील्स, तो वो व्हील्स को क्या कर सके, स्टॉप कर सके, रोक सके। तो कबड्डी प्लेयर्स जो होते हैं अपने हैंड्स को रब करते हैं किससे, सॉइल से, ठीक है। अगर तुमने कभी देखा हो, जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं मैच स्टार्ट होने से पहले सॉइल से अपने हैंड्स को रब करते हैं। तो क्यों रब करते हैं, ताकि वो किसी अपोनेंट को ग्रिप करें, ठीक है, अगर उसको पकड़ें तो वो उससे फिसले ना। तो सॉइल से हैंड रब करने से क्या होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। अब जो जिम्नास्ट होते हैं, जिम्नास्ट अप्लाई सम सब्सटेंस, कोई कोर्स ऑफ सब्सटेंस होता है जो जिम्नास्ट क्या करते हैं, अपने हाथों में लगाते हैं, वाइट वाइट पाउडर टाइप में होता है। जब वो जिम्नास्ट किसी भी चीज़ को होल्ड करते हैं तो उस सब्सटेंस की वजह से वो उस पर्टिकुलर रॉड के ऊपर क्या बना पाते हैं, ग्रिप बना पाते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, इसमें इंक्रीज होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कि इंक्रीजिंग फ्रिक्शन के थे। जरूरी है इसमें फ्रिक्शन इंक्रीज होना, वरना ये सारे वर्क नहीं कर पाएंगे।
अब अगर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन की बात करें तो कई चीज़ ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे स्प्रिंकल पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। अब जो कैरम बोर्ड स्ट्राइकर्स होते हैं, अगर कैरम बोर्ड के अंदर हम स्ट्राइकर्स को मूव करवाएंगे तो बिना फ्रिक्शन रिड्यूस करे या फिर हमें बिना पाउडर उस पर स्प्रिंकल करे उसके स्ट्राइकर को ढंग से मूव नहीं करवा पाऊंगा, वो ढंग से उसमें रोटेट ही नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हमें जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा पाउडर उस पर स्प्रिंकल करके। और अगर कभी भी हमारे जो डोर्स होते हैं, घरों के अंदर डोर विंडोज़ होती हैं, तो उसमें क्या होता है जो हिंजेस लगे रहते हैं उनमें अगर हम कोर्स ऑफ ऑयल ना डालें तो उसकी वजह से क्या होगा, वो हिंजेस आवाज़ करने लग जाते हैं, ढंग से वो ओपन क्लोज नहीं हो पाते। तो इस वजह से उसमें उसका फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए जो हिंजेस होती हैं उनके फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें ऑयल डालना पड़ता है। तो ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, इसके हिंजेस को। ऑयल इन इंजन्स ऑफ द व्हीकल, तो जो इंजन्स होते हैं, इंजन के अंदर पार्ट्स होते हैं वो रेगुलेट होते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, ऑयल होता है। ऑयल हम जो उसके अंदर डालते हैं तो उसकी वजह से जो इंजन है वो इंजन के जो पार्ट्स हैं वो इजीली वर्क करते हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव कर पाते हैं। और इस वजह से ही अगर वो मूव करते हैं एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तेज रब करेंगे तो वो हीट प्रोड्यूस कर देंगे। अगर ऑयल वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वो हीट होने की वजह से जो इंजन है वो ख़राब भी हो सकता है। अब ग्रीस इन व्हील्स, जो साइकिल की चेन होती हैं, जो किसी भी व्हीकल के अंदर जो व्हील्स होती है उसकी बियरिंग्स होती है उसके अंदर ग्रीस डालते हैं। साइकिल की चेन होती है या फिर जो भी मोटर बाइक होती है उसकी जो चेन्स होती है उसमें हम ग्रीस अप्लाई करते हैं ताकि वो जो रिम होती है उसमें वो अटके ना। अब व्हेन ऑयल ग्रीस और ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, ए थिन लेयर इज फॉर्म्ड बिटवीन मूविंग सरफेस, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज अवॉइडेड। तो ये जो सारे रिड्यूसिंग फ्रिक्शन है, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, हमने ऑयल ऐड किया, ग्रीस ऐड किया, ग्रेफाइट एयर के फॉर्म में ऐड किया। तो ये सारी चीज़ें हम क्यों ऐड करते हैं, ताकि जो दो सरफेसेस होती हैं जो आपस में एक दूसरे के ऊपर रब करती हैं उनके बीच में एक लेयर बन जाए। और जब ये लेयर बन जाती है तो लेयर से क्या होता है, वो दोनों सरफेसेस इंटरलॉकिंग नहीं बना पाती हैं और इसकी वजह से क्या हो जाता है, फ्रिक्शन जो है रिड्यूस हो जाता है। अब ये जो सब्सटेंस जो भी हम अप्लाई करते हैं फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन उसको हम बोलते हैं क्या, ल्यूब्रिकेंट बोलते हैं, ठीक है, इसको हम ल्यूब्रिकेंट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। अब अगर जैसे मान लो कोई भी चीज़ हम स्लाइड करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा फ्रिक्शन लगाना पड़ता है या फिर उसके अंदर स्लाइड करने की वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसकी नीचे की सरफेस जो है थोड़ी सी रफ भी हो सकती है। तो इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी हैवी वेट चीज़ होती है उसमें व्हील्स लगा देते हैं। तो व्हील से क्या होता है, जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, बॉडी द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी सरफेस पे मूव करता है और उसके नीचे क्या रोल्स लगे हुए हैं, टायर्स लगे हुए हैं, व्हील्स लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सरफेस है उसका कुछ ही पार्ट उसके कांटेक्ट में होता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो स्लाइड करने के बजाय क्या होता है, रोलिंग ज़्यादा इफेक्टिव है, जिससे फ्रिक्शन क्या होता है, रिड्यूस होता है, फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है। तो इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन स्लाइड। तो ये हमेशा इजी होता है कि किसी भी चीज़ को हम ऐसे रोल करके खींचें कंपेरेटिवली इसके स्लाइडिंग की। और रोलिंग फ्रिक्शन जो है, रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा ध्यान में रखना क्या होता है, कम होता है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। इसी वजह से हम जो लगेजेस वगैरह होते हैं, जो हैवी लगेज होते हैं उसके नीचे रोलर्स लगाते हैं, ठीक है, ताकि वो इजीली हम उसको क्या कर सकें, पुल कर सकें। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है फ्लूइड फ्रिक्शन। अब फ्लूइड से यहाँ पर क्या है, फ्लूइड यहाँ पर एयर भी हो सकता है और यहाँ पर लिक्विड भी हो सकता है। तो एयर के अंदर कोई भी चीज़ अगर मूव करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो एयर की वजह से भी क्या रखता है, एक रेजिस्टेंट फोर्स लगता है एक, और उस रेजिस्टेंस फोर्स को हम फ्रिक्शन बोल सकते हैं। किसी वाटर के अंदर या फिर किसी फ्लूइड के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके अंदर भी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगता है। तो वो अपोजिट फोर्स जिसकी वजह से लगता है वो फ्लूइड की वजह से लगता है। तो ये जो अपोजिट फोर्स लग रहे हैं एयर के कारण, एयर रेजिस्टेंस के कारण और लिक्विड रेजिस्टेंस के कारण, वो क्या होते हैं, लिक्विड फ्रिक्शन होते हैं।
तो द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो किसी भी फ्लूइड के अंदर, चाहे से वो एयर हो और चाहे से लिक्विड फॉर्म में हो, उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल कर रहा है तो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस जो है एयर का या फिर वाटर का या फिर किसी भी लिक्विड का रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, ठीक है। या फिर दूसरी चीज इसमें है द फ्रिक्शन फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। और फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है फ्लूइड की वजह से वो शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। द नेचर ऑफ द फ्लूइड एंड शेप ऑफ द फ्लूइड दोनों पे डिपेंड करेगा, नेचर पे भी और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करेगा। It is obvious that when object move through fluid have to overcome its friction। तो ये जो फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, फ्लूइड की वजह से जो फ्रिक्शन लग रहा है, अगर किसी बॉडी को उसके ऊपर मूव करना है, उसके अंदर मूव करना है, तो फिर उस फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। और ओवरकम करने के लिए हम इसमें कुछ टेक्निक्स अपनाते हैं या फिर बोलें कुछ शेप्स को यूज में लेते हैं उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। तो जैसे हम इसमें देखते हैं, हमारे डेली लाइफ में देखते हैं कि जो फिशेस जो होती हैं वाटर के अंदर ट्रैवल करती हैं इजीली, तो उनकी जो शेप्स होती है उस शेप को ध्यान में रखते हुए हमने क्या बनाए, जो साइंटिस्ट वगैरह हैं या फिर जो आर्किटेक्ट वगैरह हैं, उन्होंने शिप्स को इस तरह से डिज़ाइन किया कि वो इजीली उसमें मूव करके जो फ्लूइड है उसके अंदर मूव कर सके। या फिर जो सबमरीन है जो वाटर के अंदर चलती है, उस पर फ्लूइड का फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए उसको इसी शेप में बनाया कि वो जो फिशेस होती हैं उसकी शेप में उसको सबमरीन को बनाया, ठीक है। एरोप्लेन है वो उसमें एयर में चलता है, तो एरोप्लेन जब एयर में चलता है तो उस पर लेस फ्रिक्शन लगे, फ्रिक्शन तो लगता है लेकिन उसमें उसकी शेप की वजह से उस पर ज़्यादा फ्रिक्शन ना लगे, तो उसकी शेप किसकी वजह से बना दी, जो उसकी शेप है वो बर्ड के जैसे बना दी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको, ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है, क्या कर सकते हैं, इनको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, उनकी जो शेप्स है उनको मॉडिफाई करके। ओके, थैंक यू।